आज देखते हैं 21 नंबर सवाल। इसमें क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ समेशन r इक्वल टू 0 टू n 3 टू द पावर r, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास है समेशन r इक्वल टू 0 टू n 3 टू द पावर r। इसका क्या मतलब है सर, r को 0 से लेके n तक ले जाना है और हर समेशन के बदले आपको प्लस देना है। तो जब हम 0 रखेंगे तो 3 टू दी पावर 0 समेशन के बदले प्लस, फिर 3 टू दी पावर 1 समेशन के बदले प्लस, 3 टू दी पावर 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 3 टू दी पावर n तक जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 3 टू दी पावर 0 कितना होता है, ये होता है 1। और ये एक जीपी है, ये क्या है, एक जीपी है, क्योंकि प्रत्येक टर्म 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है। नहीं, एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो 3 का पावर 3 आएगा, है कि नहीं, क्यूब आएगा। पास में आ रहा है। तो ये एक जीपी है और जीपी में n टर्म को जोड़ना है तो Sn बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Sn। और n टर्म का सम क्या होता है जीपी में, a r का पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1। ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1। फर्स्ट टर्म क्या है, 1। और कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो निकलता है बाद वाला अपॉन पहले वाला। बाद में क्या है, 3 है, पहले क्या है, 1 है। तो 3/1 हमारा कॉमन रेशियो होगा, मींस 3 होगा। तो r का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। a का वैल्यू मालूम है, r का वैल्यू मालूम है, पुट कीजिए। a के जगह 1 है, r का वैल्यू कितना हुआ, 3 माइनस 1, r का वैल्यू 3 माइनस 1, r का जगह कितना है, 3 n 3 टू दी पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, है ना, होगा। तो फाइनल क्या आ रहा है, 3 टू दी पावर n माइनस 1 बाय 2, 3 टू दी पावर n माइनस 1 बाय 2। ये हमारा इसका वैल्यू कितना आया सर, इसका वैल्यू इतना है। और ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन होना चाहिए 3 टू दी पावर r NCR, तब जाके आंसर होता 4 टू दी पावर n। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए आंसर कौन सा होगा, 1/2 3 टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए इसको समझ गए। नेक्स्ट अब बताते हैं हम ये 22 नंबर सवाल। यहाँ पर है 22, क्या बोलता है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 टू दी पावर 8। आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट मालूम करना है किसका, x का पावर 5 का, किसके एक्सपेंशन में, तो x प्लस 3 टू दी पावर 8 के एक्सपेंशन में। तो x अब कोएफिशिएंट निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरल टर्म लिखना है। बार बार बताते हैं, कोएफिशिएंट निकालना हो तो क्या लिखना है, सबसे पहले जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म, तो जनरल टर्म लिखने का क्या फॉर्मूला होता है, TR प्लस 1 इक्वल टू, है ना। जनरल टर्म लिखने का क्या फॉर्मूला होता है, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR, पहले वाला का पावर n माइनस r और बाद वाला का पावर r। पहले कौन है, x, बाद में कौन है, 3। n के जगह कितना है, n के जगह कितना है, 8। जो पावर होता है वो n के जगह होता है। n के जगह कितना है, 8। n के जगह कितना है, 8। r का वैल्यू नहीं मालूम, अभी छोड़ दो, कोई दिक्कत है क्या। अब हमें क्या चाहिए, x का पावर 5 का कोएफिशिएंट। हमें क्या चाहिए, x का पावर 5 का कोएफिशिएंट। तो x का पावर जहां 8 माइनस r है वहां दिखना क्या चाहिए, 5 दिखना चाहिए। 8 माइनस r जहां पर है वहां क्या दिखना चाहिए, 5। तभी ना हम x का पावर 5 का कोएफिशिएंट बता पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं, जहां 8 माइनस r है वहां क्या पुट करते हैं, 5। तो r का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, 3। ये बात नहीं समझा, माइनस r उधर गया तो प्लस r, 8 इधर था, 5 इधर आया तो माइनस 5, तो 8 में 5 तो 3, तो r का वैल्यू कितना आ गया, 3। तो अब यहाँ से क्या पुट करेंगे, r का वैल्यू 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और उधर हो जाएगा 8c3, नहीं r का वैल्यू 3 पुट करना है ना, 8c3
x का पावर 8 माइनस 3 और 3 का पावर 3 ऐसा। तो ये हो जाएगा 8c3 x का पावर 8 में 3 तो 5 और 3 का पावर 3 हो जाएगा 27 ऐसा। 8c3 का जो वैल्यू होता है वो 8c5 के इक्वल होता है, क्योंकि 8 में 3 चला जाएगा तो 5। NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इनटू 27 और x टू दी पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, देखो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं बीच में, देखो क्या है सर, ऊपर वाला का फैक्टोरियल बाय नीचे वाला का फैक्टोरियल फिर घटा के फैक्टोरियल, है ना, बोलते हैं ऊपर 8 है तो 8 का फैक्टोरियल, नीचे 5 है तो 5 का फैक्टोरियल, फिर दोनों को घटा के फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 को ब्रेक करेंगे कहाँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल ब्रेक कर दिए। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, ये फैक्टोरियल 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 8 से कितना हो गया 56, 56 इंटू 27 हो गया और इंटू x टू दी पावर 5। देखो जरा ये x का पावर 5 का जब कोफिशिएंट पूछता है तो x का पावर 5 के साथ में जो गुना में है वो आंसर देना है। ये आंसर हमारा कौन सा होगा, ये वाला, कोफिशिएंट तो सिर्फ ये वाला है ना। तो 56 और 27 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1512 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एपी। एक एपी दिया गया है इस प्रकार से, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं वो पूछ रहा है। तो हम बनाते हैं इसको। चलिए ये बात समझ में आया ना, कोफिशिएंट वाला। कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले आपको जनरल टर्म लिखना है। उसके बाद देखिए क्या चाहिए, किसका पावर चाहिए, तो x का पावर में जो भी रहेगा और जो चाहिए रहा होगा उसको आप पुट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। इसको मिटाते हैं। देखो जरा क्या बात है, बात ऐसा है सर, ये हमारे पास एक एपी गिवन है 23 नंबर सवाल में। एपी क्या है, 20, 25, 30 डॉट 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 100। सबसे पहले ये एपी है ना, एपी है तो जो पहले है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। तो a बराबर मेरा क्या हो गया 20, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 20। जो लास्ट में उसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। तो nth टर्म यानी हमारा an कितना है, an कितना है 100। अच्छा दोनों में डिफरेंस कितना है 5 का। a मालूम है, d मालूम है, an मालूम है, हमसे n पूछा जा रहा है कि कितना टर्म्स होंगे इसमें टोटल। तो हम जानते हैं an बराबर एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an क्या गिवन है, an गिवन है 100। कोई दिक्कत है क्या, a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 5, उधर हो गया 100, ये प्लस 20 उधर जाएगा माइनस 20, 100 में 20 कितना हो गया 80। अच्छा ये 5 इधर इंटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में, कितना हो जाएगा 16 पंजे 80। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 16, n बराबर क्या हो जाएगा 16 प्लस 1, माइनस 1 उधर गया प्लस 1, तो n इक्वल्स टू क्या आया 17। मतलब टोटल इसमें टर्म्स कितने होंगे 17। कितने नंबर्स होंगे यहाँ से वहां तक में 17। इस प्रकार से 20, 25, 30, 17 नंबर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास 24 नंबर। आपसे पूछा जा रहा है अर्थमेटिक मीन फाइंड करें 5 और 15 के बीच में। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, जिसके जिसके बीच में चाहिए उसको जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। किसके किसके बीच में चाहिए सर, 5 और 15 के बीच में, दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। 15 5 कितना हुआ 20, 20 का आधा कितना हुआ 10। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, चलिए लिखिए यहाँ तक। अब देखते हैं 25 नंबर सवाल। इसमें क्या कहता है सर, इसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x का कौन सा वैल्यू के लिए द नंबर्स, इतना 3 नंबर्स है हमारे पास, एक है x माइनस 3, सेकेंड है x और थर्ड है x प्लस 4। ये तीनों नंबर जीपी में होगा, x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, सबसे पहले क्या मान लेते हैं सर कि ये तीनों नंबर जीपी में है, x माइनस 3,
x प्लस 4। मैंने माना कि ये तीनों नंबर किसमें है, जीपी में है। अगर 3 नंबर एबीसी जीपी में होता है तो बीच वाला का स्क्वायर करने पर साइड वाला के प्रोडक्ट के बराबर आता है, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू AC आता है अगर तीनों नंबर जीपी में हो तब। तो वही बात है, अगर ये तीनों जीपी में आप मान लिए हैं तो ये जो x है इसका स्क्वायर करने पर साइड वाला के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे साथी तो आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 ऐसा आएगा। और इधर क्या है, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर कट गया, इधर क्या बचा 0 और उधर क्या बचा x माइनस 12। तो माइनस 12 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया सर 12 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये है? चलिए अब क्या है 26 का देखा जाए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, 26 में इसको मिटा देते हैं। देखो 26 क्या है, देखो जरा, कहता है कि इफ लाइंस इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर देन ए इज इक्वल टू, कहता है कि अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या है परपेंडिकुलर है तब ए का क्या वैल्यू होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है L1 एंड L2 तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हम क्या करवा देंगे -1। तो पहले क्या करना है सर, दोनों का स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे। और स्लोप निकालने का क्या तरीका है, ये देखिए तरीका क्या है कि अगर आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तब स्लोप निकलता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट माइनस में। तो बता लाइन यहाँ पर क्या है, ये वाला, इसका स्लोप क्या होगा जिसको हम m1 कह रहे हैं, तो m1 क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y देन होगा। तो x का कोफिशिएंट क्या है सर 3, y का कोफिशिएंट क्या है -4। तो माइनस माइनस कट के क्या आया 3/4। सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट क्या है a, y का कोफिशिएंट क्या है 6, तो क्या आया -a/6। लाइन परपेंडिकुलर है ये दोनों, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। दोनों का गुना करने पर क्या हो जाएगा -1। बात समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। अच्छा देखो ना 3 2 जा कितना हो गया 6, a बटे कितना हो गया 4 दूनी 8 इक्वल टू क्या हुआ 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा 8 1 का 8। आप समझे क्या, तो a का वैल्यू कितना हो गया सर 8 हो गया, ऑप्शन बी। बोले दिक्कत है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इसको मिटा देते हैं। देखो जरा क्या बात है सर, 27 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। कभी भी दो कंडीशन दिया रहता है, क्या, एक इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, दूसरा एक पॉइंट से पास कर रहा है। पहला क्या बोले, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है और वो एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो डायरेक्ट आंसर आएगा x प्लस वाई बराबर दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट का सम, पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट का सम। जैसे x प्लस वाई बराबर 2 3 5, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन सी। कैसे आया उसके पीछे हम बताते कहानी क्या है। लाइन जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है,
ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट मींस ये वाला लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ ये वाला होगा। मतलब ए अगर ये बना रहा है तो ये भी क्या होगा ए, और ये लाइन पास कर रहा है एक पॉइंट से, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। तो देखो जरा कि अगर दोनों इंटरसेप्ट मालूम होता है तो लाइन का इक्वेशन होता है x बाय a प्लस y, देखो क्या होता है x बाय x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट हमारा a प्लस y बाय y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट हमारा a ही है, तो इक्वल टू y बाय a इक्वल टू क्या हुआ 1। सॉल्व करेंगे तो x प्लस y, a का एलसीएम a इक्वल टू 1, तो x प्लस y बराबर क्या हो गया a। बात समझ में आया क्या? तो a का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है वो किससे पास कर रहा है 2,3 से, तो ये 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो जहां 2 है वहां क्या होगा, जहां x है वहां क्या होगा 2, और जहां y है वहां क्या होगा 3। तो a का वैल्यू कितना निकल गया 2, 3, 5, तो यहाँ a की जगह क्या पुट कर देते हैं 5, तो फाइनल क्या आता है x प्लस y बराबर 5। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया? डायरेक्ट क्या करने बोले थे, कंडीशन याद होना है कि इक्वल इंटरसेप्ट होना चाहिए और एक पॉइंट से पास करते रहना चाहिए। तो डायरेक्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सम। अगर 5 को हम 7 से पास करते रहता तो 5 और 7 12, तो x प्लस वाई बराबर 12। बस समझ में आया? चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं 28 सवाल, 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है सर, देखो जरा इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन इतना। एक क्या कीजिए, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करें जिसमें लाइन पैरेलल हो इसका और पास कर रहा हो इससे। तो कभी भी ऐसा बोले ना कि लाइन पास कर रहा है इससे उससे, तो उस पॉइंट को क्या कर दिए सेटिस्फाई करा दीजिए। लाइन पास कर रहा है इस पॉइंट से, और जिस पॉइंट से लाइन पास करता है तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं? तो -2,3 सेटिस्फाई करेगा जिससे भी पास कर रहा होगा। पैरेलल है क्या है उसे छोड़ो ना यार, लेकिन पैरेलल है तो इतना ही जानना कि पैरेलल वाला है तो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट या इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो ना x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम किसमें किसमें है, सिर्फ इसमें है और किसी में है, तो ऑप्शन वही होगा हमारा। नहीं समझे? क्योंकि लाइन पैरेलल है तो स्लोप भी तो इक्वल होगा। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है 3/4, और किसका स्लोप 3/4 आ रहा है, सिर्फ इसका। पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है इक्वल, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया ऑप्शन डी सही। दूसरा तरीका होता है क्या बोले हम कि अभी क्या बोला, एक इक्वेशन है, अरे इक्वेशन फाइंड करें आप किसका, लाइन का, जो लाइन पैरेलल है इस लाइन का। तो ये वाला लाइन के पैरेलल लाइन वही होगा जिसका जितना इसका स्लोप हो रहा है उतनी उसका भी स्लोप हो रहा होगा। तो देखें कि इसका स्लोप आ रहा था 3/4, कैसे x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट के माइनस में। चलो ये नहीं समझ में आ रहा है, बात को समझो, ये सब एक्सेप्ट करना चाहिए बात। लेकिन क्या बोल रहे हैं हम कि पॉइंट सेटिस्फाई कराते देखो, तो x के जगह क्या रखना है -2, 3 × -2 प्लस -4, y के जगह क्या रखना है 3 प्लस 18। देखो ना ये क्या हो गया 3 2 जा -6 -4 3 जा 12 प्लस 18 प्लस 18 माइनस 18 0, उधर भी 0 इधर भी 0, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसलिए आंसर हो गया। नहीं समझ पाया? अगर बोलते हैं कि लाइन पास कर रहा है इससे इस पॉइंट से, तो पॉइंट सेटिस्फाई करा दीजिए, जिसको सेटिस्फाई करेगा वही है। बात समझ में आया? ऐसे होता है। और नहीं तो लंबा प्रोसेस इसका बनाने का क्या है बता दे क्या, या फिर ऐसे ही बनाओगे या बता दो? चलो ठीक है, दो तरीका बताया, पैरेलल है तो स्लोप इक्वल करा दो या तो पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, दो कंडीशन है बनाने। चलिए इसको पॉज किया हम लोग। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोलता है सर, इसमें कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना ड्रॉन टू द लाइन इतना। देखो क्या बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पर 3, -3, इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए
इस लाइन में, और लाइन का इक्वेशन कितना है 9x प्लस 3y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा सर? इसका स्लोप अभी आप बोले थे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ y। 3 3 जा क्या हो गया 9, तो क्या आया -3। मतलब इस लाइन का स्लोप कितना आया -3। देखो ये पॉइंट है, इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला है, और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम मान लिए कि a कॉमा b है। समझे क्या? P का मान लो अगर इसका नाम P है तो P का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है Q है। तो अगर हमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला दूरी कितना हमको ये चाहिए। ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों जानते रहना चाहिए। तो ये पॉइंट अननोन है, इसको नहीं जान रहे, तो इसको निकालने का क्या तरीका है सो देखिए। सबसे पहले कि अगर हम PQ लाइन का स्लोप का बात करें, इसका स्लोप का बात करें, तो इसका स्लोप का नाम अगर हम M2 दे तो क्या स्लोप होता है y2 माइनस y1। तो y2 कितना है b माइनस y1 कितना है -3 बाय x2 माइनस x1। दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अच्छा क्या हुआ b माइनस माइनस प्लस 3 बाय a माइनस 3। आप देख सकते हैं कि ये PQ लाइन का भी स्लोप मालूम चल गया और इस लाइन का भी स्लोप मालूम चल गया। तो दोनों लाइन अभी क्या है परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। अच्छा M1 कितना है सर? M1 है -3, M1 कितना है -3। M2 कितना है b प्लस 3 बाय a माइनस 3, यही ना है, इक्वल टू -1। अच्छा ऊपर को ऊपर के साथ गुना करेंगे क्या होगा -3b माइनस 9 इक्वल टू इधर से गुना करेंगे तो -a और +3 है हो जाएगा। -a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +a -3b पहले से +3 इधर आएगा तो -3 और -3 क्या हो जाएगा -12 है होगा। सिर्फ आप क्या किए उधर वाला को इधर लाए और कुछ किए क्या? -a इधर आए तो +a और +3 उधर आएगा इधर तो आएगा -3 -9 -3 -12 उधर क्या बचा 0। तो ये एक इक्वेशन मिला हमारा, लेकिन इसमें इक्वेशन बनते हैं। दूसरा बात, ये जो पॉइंट है ए बी वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन में है, ये पॉइंट कहाँ है भैया इस लाइन में लाइन कर रहा है, तो इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। मींस जहां पर x है वहां अब कौन होगा a, तो 9a प्लस 3b प्लस 16 इक्वल टू 0 ऐसा होगा, है कि नहीं। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और b मालूम हो जाएगा। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या कीजिएगा सर, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या कीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे, है कि नहीं। इसमें क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 9a माइनस 27b माइनस 108 इक्वल टू 0, और इधर क्या हो जाएगा 9a प्लस 3b और प्लस 16। तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये कट जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो 27 में 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 24 ये नहीं बचेगा, माइनस में 23 होगा 23। अच्छा माइनस नहीं करना है, दोनों माइनस में तो ऐड होगा, दोनों क्या होगा ऐड होगा, तो ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30b ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं, माइनस का 30b। और उधर क्या हो जाएगा सर, देखो माइनस में आएगा 16 8 24, तो माइनस में आएगा 124, उधर जाएगा तो प्लस में 124 आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा 124/30 माइनस में, तो इसको 4 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट रहा है, 4 2 6 3 से भी नहीं कट रहा है। अच्छा देखते हैं कहीं मिस्टेक है क्या, इसको मिलाते हैं, पॉज करो। तो अभी हम क्या किए कि दोनों को सॉल्व किए, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को सॉल्व किए, तो a का वैल्यू आया -2/5 और b का वैल्यू आया
-62/50। अब हम a का वैल्यू यहाँ रखेंगे और b का वैल्यू यहाँ रखेंगे। a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा -2/5 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा -62/50। अब इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से हम PQ निकाल लेंगे। तो जब हम डिस्टेंस फार्मूला से PQ निकालेंगे तो क्या होगा जरा देखिए। तो क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह क्या है -2/5 -x1 की जगह क्या है 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -62/15 प्लस 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15/5 का होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या हो जाएगा -62 प्लस 3/15 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसमें क्या हो जाएगा 62। अच्छा यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 45 हो जाएगा और 62 में 45 चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -17 का स्क्वायर अगेन 289 और यहाँ 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। ऐसा दोनों से है क्या कॉमन, ये 289 कॉमन है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1/25 और यहाँ पर क्या बचा 1/225। ऐसा 289 का स्क्वायर रूट हम जान रहे हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 17 बाहर में आ जाएगा, अंदर में क्या आएगा इसमें आ जाएगा हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 225, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 17 और ये 225 का हो जाएगा यहाँ पर 15 बाहर हो जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा √10, यही आएगा। इसको एक बार फिर सॉल्व करके देख लो, सही किए ये वाला हम 25 है 25 9 225 तो 1 9 9 25 225 है कम 225 तो 1 1 का भी तो वो 10 ही आएगा और 10 को फिर हम तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो इन चारों में से किसी के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन रॉन्ग है, या तो ऑप्शन के हिसाब से ये इक्वेशन नहीं दिया या तो इक्वेशन के हिसाब से ऑप्शन नहीं दिया, समझे कि? तो इसको हम छोड़ देते हैं। बचा क्या 30 नंबर। 30 नंबर में क्या बोल रहा है 30 नंबर में बोल रहा है सर कि आप क्या कीजिए सेंटर फाइंड कीजिए। सेंटर आपको फाइंड करना है एक सर्कल का जिसका जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, आप वहां से इसका क्या कीजिए सेंटर फाइंड कीजिए। तो सर्कल का इक्वेशन क्या गिवन है सर x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0। ये है, इसको कंपेयर करेंगे हम जनरल इक्वेशन से और जनरल इक्वेशन हमारा क्या होता है x² + y² - 2gx + 2fy + c = 0। अच्छा 2g जहां पर है वहां पर आपको क्या दिख रहा है -4, जहां पर 2f है वहां पर आपको क्या दिख रहा है -8, तो 2g = क्या हुआ -4, 2f = क्या हुआ -8, ये 2 2 जा 4, ये 2 2 4 जा 8, यही ना। तो माइनस को इधर ले आएंगे तो -g = क्या है 2 और -f = क्या है 4। सेंटर जो होता है वो होता है -g - -a। -g का वैल्यू क्या है 2, -f का वैल्यू क्या है 4, तो 2, 4 ऑप्शन बी इज द सेंटर। कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब हम बताते हैं 31 नंबर सवाल। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन गिवन है x² = 9y, ठीक है x² = 9y। इसका एक्सिस क्या होगा? सबसे पहले देखो इसका फिगर बनाया जाए। ये दिख रहा है इसमें कि ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें ऐड नहीं है, तो हम समझेंगे कि ये कौन सा पैराबोला है स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो
तो स्टैंडर्ड पैराबोला 4 होता है, 30 20 30 एंड 30 ऐसा होता है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा है सर, तो देखो ना, ये बताने के लिए आपको पावर 2 वाला के पास नहीं, पावर 1 वाला के पास जाना है। पावर 1 किस में है, y में, y में ये मुंह खोलेगा, या तो इधर खोलेगा या तो इधर खोलेगा। किधर खोलेगा ये डिसाइड करने के लिए ओवरऑल देखना है ये क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव तो ये ऊपर वाला मुंह खोलेगा, समझ में आ रहा है क्या, ये पैराबोला बनेगा। तो इसका एक्सिस क्या है, ये y एक्सिस ना, इसका एक्सिस है। इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, इस पैराबोला का एक्सिस क्या है सर, y एक्सिस है। और y एक्सिस का डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन में ये नहीं बोला है x एक्सिस y एक्सिस, इस तरह से नहीं बोला है, वो y एक्सिस का इक्वेशन दे दिया है। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0 ऑप्शन सी में है, यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है क्या। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्टेंस निकालना है 3D में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये दो पॉइंट दिया गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो 3D में डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जैसा 2D में होता है वैसे ही 3D में भी होता है। सिर्फ यहाँ एक एडिशनल हो जाता है, जैसे पॉइंट हमारे पास क्या है 2, 3, 4 और एक दूसरा पॉइंट क्या है 4, 3, 1। ये P है और ये Q है। देखो इसको बोलेंगे x1 y1 z1, इसको बोलेंगे x2 y2 z2। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, pq इक्वल्स टू √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, है ना। अब बताओ x2 - x1, x2 के जगह क्या है 4, 4 में 2 तो 2 का स्क्वायर। अच्छा y2 के जगह क्या है 3, 3 में 3 तो ये 0, 0 का स्क्वायर। z2 के जगह क्या है 1 और 1 में 4 चला गया -3 और -3 का स्क्वायर 9, ऐसे -3 का स्क्वायर एक बार लिख लो। तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना हो गया। अच्छा पॉइंट सही लिखे आप, ऑप्शन में तो नहीं आ रहा है। 2 3 5 है पॉइंट, वहां पर लिख दिए। अच्छा 2 3 5 है, यहाँ पर क्या है लिख दिए 4। अच्छा 1 में 5 चला गया क्या हो गया 4। तो ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 16। तो 16 4 क्या हो जाएगा 20, और 20 को क्या लिखेंगे 5 चौका 20, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और ये 5 अंदर रहेगा, तो 2√5 यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। चलिए अच्छा एक और है 33 नंबर सवाल, जो कि डेरिवेटिव से है, इसको मिटा देते हैं। डेरिवेटिव से है सवाल। देखो क्या है डेरिवेटिव, आपके पास फंक्शन क्या है f(x) = log x to the base a, ऐसा है। इसका डेरिवेटिव चाहिए यानी f'(x). देखो log x का डेरिवेटिव होता है जब बेस e रहेगा तब होता है 1/x। log x का डेरिवेटिव e बेस में क्या होता है 1/x, लेकिन log x का डेरिवेटिव a बेस में कुछ और होता है। a बेस में क्या होता है 1/x log a, जो भी बेस में है उसका log और इसका बेस में e। तो फाइनल आंसर क्या आया 1/x log a और बेस में e। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें क्या है ना, क्या ये डायरेक्ट एक ऐसा फंक्शन पूछ दिया जो फेमस है, तो इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्या तरीका है 1/x होगा, फिर लॉग लगेगा किसका, जो बेस में है, बेस में a है तो उसका लॉग लगेगा, समझे कि 5 रहता तो लॉग 5 होगा और बेस में e बचेगा। कोई दिक्कत चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है सर, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x into sin 1/x इज। इसका क्या वैल्यू होगा, इसका क्या वैल्यू होगा इस लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x। तो पहला काम क्या है कि टेंडिंग वैल्यू को पुट करना होता है। पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, अगर वो वैल्यू रियल नंबर आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, अदरवाइज हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर मीनिंगलेस फॉर्म आता है तब तो हम देखते हैं इसमें पुट करके कि क्या बात आता है। जैसे ही हम टेंडिंग वैल्यू पुट करेंगे x टेंड्स टू 0 तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा sin 1/0 ऐसा। अब देखो जरा
कि ये तो x ट्रेंडिंग जीरो है ना, ये तो पूरा पूरी जीरो है नहीं, तो ये भी यहाँ पर भी पूरा पूरी जीरो है नहीं। अगर ये पूरा जीरो होता तो ये इनफाइनाइट होता, समझे कि ना, उसके लिए साइन डिफाइन नहीं होता। लेकिन ये पूरा जीरो नहीं है तो ये पूरा इनफाइनाइट भी नहीं है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। अगर ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगा तो साइन समथिंग का भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 से 1 के बीच तक वाला आएगा कुछ ना कुछ। और जब हम उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, है कि नहीं? इसका मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आया, जीरो। बात समझ में आया? जब x टेंड्स टू जीरो था तो हमारा ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 34 का। इसका क्या होगा, जीरो। अगर ये x स्क्वायर हो जाएगा तो भी क्या आ जाएगा, जीरो। x क्यूब हो जाएगा तो भी क्या आ जाएगा, जीरो। बात को समझिए। चलिए, तो ये 34 हो गया। 34 के बाद अब हम देखते हैं 35। 35 क्या है सर? आपके पास एक फंक्शन दिया गया है fx। क्या है, fx। fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, है कि नहीं? अब इसका हमको क्या चाहिए, dfx बाय dx का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी fx का डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट में 1 पर। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, f डैश x, और 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 3x का डेरिवेटिव होता है 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, और हमको चाहिए 1 पर, तो x के जगह क्या रख देंगे, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 और x के जगह 1 प्लस 3, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो 7 है इसमें। fx का पहले क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, है ना, है। और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x, इसका डेरिवेटिव होगा 4x प्लस 3 ही होगा। और जब हम x के जगह 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 और 3 7 होना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन में ये सब नहीं है, ऑप्शन 35 का माइनस 7 मतलब 7 नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। चलो देख लो नेक्स्ट 36 में क्या है, इसका आंसर आ रहा है 7 और यहाँ नहीं। 36 का क्या है, which of the following sentences is not a statement। 4 बात लिखा गया नीचे, ये चारों बात में से कौन स्टेटमेंट नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो बात गलत है वो स्टेटमेंट है, जो बात सही है वो भी स्टेटमेंट है, लेकिन जो बात गलत और सही दोनों है वो स्टेटमेंट नहीं है। बुझा कि नहीं? यहाँ पर लिखा हुआ है there are 35 days in a month। एक मंथ में 35 डेज होता है, ये बात गलत है। जो बात गलत है वो स्टेटमेंट है, तो ये आपका स्टेटमेंट है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, कौन नहीं है, ये वाला तो नहीं होगा। दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8, -1 और 8 का गुना करने पर -8 आता है, लेकिन ये आया क्या है, 8। इसका मतलब ये बात गलत है। गलत है तो ये स्टेटमेंट है, गलत है तो स्टेटमेंट है, सही है फिर भी स्टेटमेंट है, गलत सही दोनों है तब स्टेटमेंट नहीं है। तो ये गलत है, स्टेटमेंट है, हमको बताना कौन नहीं है, ये ना बताना है। अच्छा, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये बात सही है, ये बात सही है, सारा रियल कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट, ये सही है और ये सही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। तो जो है वाला नहीं बताना है, जो नहीं है वो वाला बताना है। अच्छा, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, मैथ टफ है, ये सही है। तेरा लड़का बोल रहा है सही है, फिर पूछ रहा गलत है क्या, तेरा लड़का बोल रहा हाँ सर गलत है, मेरे लिए मैथ आसान है। इसका मतलब ये वो स्टेटमेंट है, ये वो कहानी है जो गलत भी है सही भी है, और जो गलत है और जो सही भी है दोनों चीज है वो स्टेटमेंट नहीं है। हमसे पूछ कौन सा रहा कि कौन स्टेटमेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी स्टेटमेंट नहीं है। बात समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं ये 37 नंबर। 37 क्या कहता है सर कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम बाय n, जितना नंबर्स का मीन चाहिए सबका सम बाय कितना नंबर है वो बताइए। जैसे 10 नंबर का मीन चाहिए तो 10 का सम बाय 10, ऐसे। तो आपको n नेचुरल नंबर का मीन चाहिए, 1 2 प्लस 3 सबको जोड़ दे रहे हैं और n से डिवाइड कर रहे हैं।
अच्छा ऊपर वाला को जोड़ते हैं तो आता है n इंटू एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय n है, n से n चला जाएगा तो क्या बचेगा n प्लस 1/2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। उसके बाद आता है 38 नंबर। 38 नंबर क्या कहता है, E इम्पॉसिबल इवेंट है, देन P इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। If E is impossible event, then PE equal to what? तो देखो जो इवेंट इम्पॉसिबल होता है उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है, और जो श्योर इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, तो ऑप्शन सी इज द ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद आ गया 39 नंबर, कहता है ए का प्रोबेबिलिटी 3/5 है, पीए कितना है 3/5, पीए है 3/5, पीबी कितना है 1/5, पी ए और बी चाहिए हमको। पी ए और बी का क्या मतलब है, पी ए यूनियन बी, और क्या जगह यूनियन लगाना है, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको पी ए यूनियन बी चाहिए तो फॉर्मूला लगा क्या लगाएंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। उसमें भी एक कंडीशन दे दिया है कि ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या, पी ए प्लस पी बी। पी ए कितना है 3/5, पी बी कितना है 1/5, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4/5, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब आया 40 नंबर। 40 नंबर क्या कहता है सर, कि एक क्वाइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है, ट्वाइस। अब क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार टॉस किया जा रहा है। तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट कौन कौन होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब बोला जा रहा है इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1 टेल आएगा। तो एटलीस्ट 1 टेल आने की घटना हम बोल दे रहे हैं, नाम उसका ई, और ई में कौन आएगा, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब है एक या एक से ज्यादा टेल। एक टेल वाला चलेगा, एक टेल वाला चलेगा, और एक से ज्यादा टेल वाला चलेगा, यानी हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल चलेगा। हमको चाहिए ई का प्रोबेबिलिटी। ई का प्रोबेबिलिटी, तो ई में एलिमेंट कितना 3, टोटल में एलिमेंट कितना 4, तो 3/4 यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए पूरे मॉडल सेट को मैं पानी जैसा सॉल्व किया, आप देखिए इसको, है कि नहीं। चलो बहुत